अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नुक़्ते नज़र के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। हम बात कर रहे हैं चूँकि इस वक्त पूरी आलमी सतह के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि एक फ़्लैश पॉइंट बना हुआ नज़र आता है आपको मशरिक़ वुस्ता, ईरान, अमेरिका, इसराइल की जो इस वक्त कशीदगी जारी है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आर्ज़ी सतह के ऊपर तो जंगबंदी हो चुकी है। एक नए और हतमी मुआहदे की बात की जा रही है, मुज़ाकरात की भी इसके अंदर तमाम तर इक़दामात चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है और सारे मंज़रनामे के अंदर ज़ाहिर है पाकिस्तान इसके अंदर पैगाम रसानी का सालसी का एक कलीदी किरदार भी अदा करता हुआ नज़र आ रहा है। चूँकि ईरान का ये मौक़िफ़ है, क्योंकि माजी के अंदर जो तजर्बात ईरान के अमेरिका के साथ रहे सिफारती सतह के ऊपर, वो आप ये कह सकते हैं कि कामयाब इसलिए नहीं हुए क्योंकि ईरान का ये मौक़िफ़ हमेशा से रहा कि एक तरफ मुज़ाकरात होते हैं, एक तरफ सिफारतकारी को मौका दिया जाता है, तो दूसरी तरफ ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाती है या फिर ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाता है। अभी भी ऐसी ही कोई सूरत हाल है और इसके अंदर बाज़ तजज़ियाकारों माहिरीन का ये ख़्याल है कि जो इतनी ताख़ीर या इतनी देर अब भी हो रही है, उसमें जो बुनियादी तौर के ऊपर वजह है वो एतमाद की वजह है कि दोनों फ़िरक़ैन बिलख़ुसूस ईरान अमेरिका के ऊपर उस तरह से एतमाद करने की पोजीशन में फ़िलहाल नहीं है। लेकिन बहरहाल हमने बात करनी है, क्योंकि सिफारतकारी के हवाले से ही हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, तो हमने समझना है कि जो पस पर्दा सिफारतकारी के अंदर जितनी पेचीदगियाँ होती हैं, जो ज़ाहिर है आम नाज़रीन के सामने वो चीज़ें, वो मराहिल, वो प्रोसेस नहीं होता, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये मामला सिफारतकारी को क्या वाक़ई सही मानों में मौका मिलता हुआ नज़र आ रहा है और सिफारतकारी के ज़रिए ही एक बड़े तनाज़े को टेबल पर बात करके मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जा सकता है। और इसके साथ साथ हमने बात करनी है खलीजी ममालिक की, अरब ममालिक की बात करनी है और इस खत्ते के बारे से भी बात करेंगे, सेंट्रल एशिया। और हम देख रहे हैं कि एक दुनिया का जो रुझान है वो तब्दील होता हुआ साउथ एशिया की तरफ आ रहा है, सेंट्रल एशिया इस हवाले से अपना एक नुमाया होता जा रहा है। तो बाहर इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात करनी है, नई इक़्तिसादी राहदारियाँ भी बनती हुई नज़र आ रही हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत मौजूद हैं। पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर रहे हैं मुतादिद ममालिक के अंदर, बहैसियत सफ़ीर उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दी हैं, जिसके अंदर इटली भी शामिल है, जर्मनी शामिल है, बोस्निया और दीगर ममालिक भी शामिल हैं। इंतहाई हमारे लिए वंस अगेन काबिल एहतराम जौहर सलीम साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं सर जो पहला सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि चूँकि सिफारतकारी, जैसे कि मैंने इब्तदाइये के अंदर भी कहा कि ईरान अमेरिका के तनाज़ुर में आप इन तमाम चीज़ों का हिस्सा रहे हैं। आप उस सिफारतकारी के अंदर आपने देखा है बहुत सी चीज़ों के अंदर, आप यूँ कहिए कि आप उस कुर्सी पर बैठे हुए, आपने उन दफातर के अंदर बैठे हैं, आपने देखा है। तो ये जो मामला अभी चलता हुआ नज़र आ रहा है, आपको ये कहाँ जाता हुआ नज़र आता है कि वाक़ई सिफारतकारी को मौका मिलेगा और एक दुनिया जो है वो एक जंगी तनाज़े से बच सकेगी? जी, मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छा अहाता किया जो इस वक्त सिचुएशन है। इसमें जो इत्मीनान का फ़क़दान है उसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल, और दोनों फ़रीक़ों में है। एक माजी है उनका जिसमें 30-40 साल से ईरानियन रेवोल्यूशन, उससे पहले तो ये बहुत हलीफ थे आपस में, फिर 79 के बाद से ज़ाहिर है कि मुखासमत की फ़सा रही, बहुत ही ज़्यादा हॉस्टिलिटी रही दोनों साइड्स पे, और उसमें बहुत से ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से फिर इत्मीनान को धचका पहुँचा। और अब वो इसीलिए पाकिस्तान का किरदार जो है बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जब इत्मीनान का फ़क़दान हो तो कोई मुल्क उसको अपनी जो क्रेडिबिलिटी होती है, जो दोनों साइड्स के साथ होती है, उससे पुर करने की कोशिश करता है। तो उसमें पाकिस्तान के सालिस के तौर पे जो है, बल्कि कई मुबस्सिरीन तो उसको मीडिएटर प्लस कह रहे हैं के तौर पे, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने ये जो किरदार अदा किया वो इतना अहम है कि अगर ये नहीं होता तो फिर बात शायद बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती। अभी तक अगर बात कहीं ना कहीं बनी हुई है इस हद तक कि डिप्लोमेसी चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान को जाता है। तो जैसे मैं कह रहा था कि देखें, फिर वो जो इत्मीनान का एक फ़क़दान है, जो इतना बड़ा एक खलीज है इतनी बड़ी, उसको पुर करने के लिए पाकिस्तान की जो एक क्रेडिबिलिटी है, जो दोनों फ़रीक़ पाकिस्तान पे इत्मीनान करते हैं, वो पाकिस्तान उसको बरूए कार ला रहा है, उसको पुर करने के लिए वो जो गैप है उसको। और जिस तरह मैंने कहा कि अगर ये नहीं होता किरदार पाकिस्तान का, तो शायद हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते। बात तो वहाँ पे हो रही थी जहाँ पे सिविलाइजेशन तबाह करने की बातें हो रही थी, और वहाँ पे उस तबाही के दहाने से फिर लेके आना मुज़ाकरात की मेज़ पे, एक बार नहीं 2 बार। और अभी भी बात देखें, अभी भी आज आप अखबार पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जी टारगेटेड स्ट्राइक्स हुई हैं वहाँ से। जी बिल्कुल। फिर आप देखते हैं कि वहाँ से जवाब आया ईरान की तरफ से भी, लेकिन उसके बावजूद सीज़ फायर तो चल रही है, जिस जैसी भी चल रही है, लेकिन चल तो रही है जी।
यह अहम है, मुज़ाकरात चल रहे हैं बिला वास्ता, जैसे भी हैं लेकिन चल रहे हैं, यह अहम है। अब मसला क्या है इस वक्त, किस चीज़ पे आके बात अड़ गई है। मैं अभी तो चीन गया हुआ था कोई 10 दिन के लिए, सही। और जो है वो एक ऑफिशियल विज़िट था, और वहाँ से वापस आया हूँ तो मैंने देखा बहुत ही दिलचस्प अमर है कि चीन जाने से पहले मैं जो बातें करके गया था कुछ चैनल्स पे, वही बात अब भी कायम है। बात उसी पे अटकी हुई है जो मैंने कहा था, बल्कि जो मैं 1 महीने से कह रहा हूँ कि जी देखें बात अटकेगी 2-3 चीज़ों पे। एक इस चीज़ पे कि ये जो 440 किलोग्राम जो है 60% अफसूदा यूरेनियम जो उन साइट्स पे दबा हुआ है, ज़मीन में बैरिड है, क्योंकि ऊपर से तो उन्होंने तबाह कर दी थी लेकिन नीचे से इंटैक्ट है वो उसको उसका कुछ किए बगैर जो अमेरिकन हैं और इजरायली, और देखें इजराइल इस मुज़ाकरात में तो शामिल नहीं है किसी तरह, लेकिन इस जंग में तो वो बहुत बड़ी पार्टी, बल्कि जंग शुरू ही उसने कराई, तो इसलिए अमेरिका को उसकी मर्जी भी शामिल करनी पड़ती है अपनी मर्जी के साथ। और इसीलिए जब तक उसका मसला हल नहीं होता, जिसको वो प्रेसिडेंट ट्रंप न्यूक्लियर डस्ट कहते हैं, तब तक ये बात नहीं बनेगी। एक दूसरा मैंने कहा था कि देखें ईरान के अंदर इस वक्त जो है कुछ प्रैग्मेटिस्ट भी हैं, फिर कुछ हार्डलाइनर्स भी हर मुल्क में होते हैं जी। और उनके दरमियान एक कुछ थोड़ी बहुत एक कश्मकश भी होती है इस हद तक कि जी किसका व्यू पॉइंट प्रिवेल करे, तो वो हमें नज़र आती। अब प्रैग्मेटिस्ट का व्यू पॉइंट तब प्रिवेल करेगा अगर ईरान को अप फ्रंट कुछ एसेट्स अनफ्रीज होंगे, उनको कुछ पैसे मिलेंगे जो कि उनके अपने पैसे हैं जो कि फ्रीज किए हुए थे उन्होंने। वो $24 बिलियन की बात करते हैं, कहते हैं कि कम से कम उसमें से आधा हमें दें। वैसे तो वो कहते हैं जी तकरीबन $100 बिलियन हमारा फ्रीज हुआ है, लेकिन उसमें जो अवेलेबल है किसी हद तक, तो उसमें से वो जितना शेयर चाहते हैं वो $24 बिलियन की बात। कहीं अमेरिकन की तरफ से शायद कुछ ऑफर्स मुख्तलिफ आई थी, $6 बिलियन से बात शुरू हुई थी $12 बिलियन पर, लेकिन उसमें मसला ये है कि अमेरिकन कहते हैं कि जी अप फ्रंट नहीं मिलेंगे, वो बतदरीज मिलेंगे, जब वेरिफिकेशंस होंगी, जो अब न्यूक्लियर पे मामला तय होंगे, वो उसके बाद जूं आप जो है ना वो बात पूरी करते जाएंगे, वो मराहल तय पाते जाएंगे, तो आपको वो रकम मिलती जाएगी। ईरान चाहता है कि अप फ्रंट मिले। अभी उस पर आके मसला बहुत ज़्यादा, ये पिछले 1 माह से तकरीबन अटका हुआ है इस पर, और मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ। हालांकि यहाँ पे बहुत से मुबस्सिरीन जो है मुख्तलिफ क्या सराहियाँ करते रहे, लेकिन असल मामला जो है वो न्यूक्लियर का है और वो उन एसेट्स का है जिस पे आके बात बनी। साथ ही साथ देखें ये जो अबनाए हुर्मुज़ है, ठीक है अबनाए हुर्मुज़ भी एक मामला पहले तो नहीं था लेकिन अब बन गया, लेकिन अबनाए हुर्मुज़ लिंक्ड है इस सारे मामले के साथ। ईरान अबनाए हुर्मुज़ वाली बात को उसको वो समझता है कि हमारी बहुत बड़ी लेवरेज है, वो उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं कंसेशंस लेने के लिए न्यूक्लियर इशू पे, और यही अपने एसेट्स अनफ्रीज और सैंक्शंस की रिलीफ। सैंक्शंस की रिलीफ उतनी ही ज़रूरी है उनके लिए जितनी कि एसेट्स की अनफ्रीज होना है। अमेरिकन कहते हैं कि जी आप उस पर वापस जाएं जो सिचुएशन पहले थी, जो उसका स्टेटस एंटी जो है। ईरान कहते हैं कि नहीं हम अलाउ तो करेंगे उस पर जो शिपिंग है सारी, लेकिन हम उसको रेगुलेट करेंगे। तो एक बात उस पर भी कुछ जो है, लेकिन वो लिंक्ड है। वो एक ऐसी चीज़ है कि शायद उसको छोड़ दें, अगर न्यूक्लियर पे मसला हल हो जाता है, एसेट्स अनफ्रीज और सैंक्शंस पे रिलीफ, ये वाली चीज़ें हल हो जाती हैं, तो अबनाए हुर्मुज़ को हल होने में देर नहीं लगेगी उस मामले को, क्योंकि वो लिंक्ड है इसी के। अब इस वक्त कशमकश क्या चल रही है? कशमकश ये चल रही है कि क्योंकि अमेरिकन ने ये देखा, जो मुज़ाकरात का पहला राउंड इस्लामाबाद में हुआ, उसमें उनको ये लगा कि ईरानियंस जो हैं वो इसको बहुत बड़ी लेवरेज समझ रहे हैं अबनाए हुर्मुज़ पे, जो उन्होंने बंदिश उसकी की हुई है, और उसको जो ब्लॉक किया हुआ है, जिस हद तक वो उसको कंट्रोल करते हैं, ब्लॉक की हद तक, क्योंकि उनकी कोई ईरान की कोई शिप्स तो नहीं खड़ी वहाँ पे, वो तो ब्लॉक उन्होंने किया हुआ है इसलिए कि उनके मिसाइल्स हैं वहाँ पे, उनकी वो फास्ट बोट्स हैं, उन्होंने माइंस बिछाई हुई हैं, तो उसकी वजह से वो एक थ्रेट ऑफ फोर्स है। तो अमेरिकन ने ये डिसाइड किया, जो मेरे नज़दीक अगर कोई अच्छा स्ट्रेटेजिशियन होता उनकी तरफ से शायद तो पहले ही बांप लेता, कि वो उस लेवरेज को पहले शुरू से न्यूट्रलाइज करते,
लेकिन खैर उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये तो बहुत बड़ी लेवरेज ईरान इसको समझ रहा है और उसको इस्तेमाल करना चाह रहा है न्यूक्लियर पे, तो हमें इस लेवरेज को ख़त्म करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाकाबंदी कर दी, ब्लॉकेट कर दिया पूरे ईरान का। साथ ही साथ उन्होंने फिर कंटेस्ट करना शुरू किया ईरान के इस कंट्रोल को, जिसको वो ईरान समझता है उनका कंट्रोल है अपने हुकूमत में। वो किस तरह कंटेस्ट किया, प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया पहले जी, फिर वो खैर अरब मुल्कों के कहने पे उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन सिस्टमेटिकली टारगेट कर रहे हैं वो ईरान की। अगर आपने गौर किया हो तो कोस्ट लाइन पे जो मिसाइल साइट्स हैं, जो उनकी फास्ट बोट्स हैं, वो जो कैपेसिटी है, अमेरिकन उसको सिस्टमेटिकली डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ईरानियों को ये बता रहे हैं कि एक तो ये आपका जो कंट्रोल जिसको आप समझ रहे हैं ये अनकंटेस्टेड नहीं है, नहीं रहेगा। दूसरा ये कि आपकी ये जो कैपेसिटी है ये इसको इम्पोज करने की, ये जो इसकी ब्लॉकेड है अपने हुर्मस की, इसको हम कमज़ोर करते जाएंगे और इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। ये हमारी कैपेसिटी है लॉन्गर टर्म में। और ये वो क्यों कर रहे हैं, ताकि वो जो ईरान उनसे कंसेशन चाहता है दूसरे मामलात पे, वो फिर उसको जो अभी चाहते हैं कि वो न्यूक्लियर को और वो जो एसेट्स की अनफ्रीजिंग है और जो सैंक्शंस रिलीफ है उसको अपना हुर्मस के साथ लिंक ना करें। तो देखें ये इस वक्त कशमकश चल रही है। चाहता अमेरिका भी ये है कि ऑफ रैंप चाहे, वो चाहता ईरान भी यही है। और मैं समझता हूँ कि इन दोनों मुल्कों के बेस्ट इंटरेस्ट में है, और न सिर्फ इन दोनों मुल्कों के बेस्ट इंटरेस्ट में है बल्कि पूरे खलीजी ममालिक के भी बेस्ट इंटरेस्ट में है। ज़ाहिर है उसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। वो तो चाहते हैं ये ख़त्म हो, मामला को परमानेंट हल निकले, और फिर बाकी सारे पाकिस्तान और साउथ कोरिया और जापान और चीन सारे जैसे मुल्क सबके लिए और पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया की इकॉनमी को नुकसान पहुँच रहा है। और सिर्फ इकॉनमी को नहीं, देखें ये सिर्फ एक इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं बन सकता, एक एनर्जी क्राइसिस नहीं बन सकता, बल्कि एक फूड क्राइसिस भी बन सकता है ना, बिकॉज वहाँ से 1/3 ऑफ द फर्टिलाइजर्स जो है दुनिया की वो भी वहाँ से आती है। तो ये सिचुएशन है। अब मैं ये समझता हूँ कि दोनों मुल्क ही चाहते हैं ऑफ रैंप जाना, और ये कशमकश इस वक्त चल रही है सिर्फ बेहतर टर्म्स के लिए। एक स्पॉइलर है बीच में, वो है इसराइल। इसराइल के इंटरेस्ट में नहीं है कि ये जंग खत्म हो। इसराइली चाहेंगे कि ये जंग जारी रहे, और वो क्यों, उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि नेतन्याहू की पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं है। नेतन्याहू के ऊपर बहुत से करप्शन के केसेस हैं, अब्यूज ऑफ पावर के केसेस हैं, जिसके बहुत सारे सबूत हैं, और वो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में है इस वक्त जी। वो सिर्फ इमरजेंसी लगा के उनसे बचा हुआ है। जिस दिन वो जंगे ख़त्म करता है, वो इमरजेंसी लिफ्ट होती है, वो तो शायद जेल में जाए उस वक्त। उसकी तो ये वजारत उज़्मा भी जाती है और शायद उसको जेल भी हो जाए। तो वो उसकी ख्वाहिश क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट एक के बाद एक चलते रहे, ताकि इमरजेंसी चलती रहे। और वो चाहता है कि ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जहाँ पे उसकी पॉपुलैरिटी दोबारा रीगेन हो जाए और वो नेक्स्ट इलेक्शंस कॉल करे और जीत जाए, ताकि वो इक़्तिदार से निकले ही ना। दूसरी तरफ इसराइल की जो नेशनल इंटरेस्ट है उसमें भी ये है कि कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे। इसराइल की एक बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है जिसको कहते हैं मो द ग्रास। मो द ग्रास की स्ट्रेटजी ये है कि वो कहते हैं कि ये जो है ना, बाकी जो हमारे हरीफ हैं सारे, ये एक ग्रास की तरह है, हमें इनको काटते रहना चाहिए, यानी इनकी जो ताकत है उसको कम करते रहना चाहिए। और क्योंकि हम मिलिटरीली इनसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं, तो हम अगर कॉन्फ्लिक्ट्स करते रहेंगे तो इनकी वो ताकत ये कमज़ोर ही रहेंगे, इनको हम वो ताकत जो उनसी अपनी बढ़ाने न दें। तो इसलिए इसराइल को सूट नहीं करता। इसलिए आपने देखा कि अभी जो सारी खबरें आई हैं कि अभी रीसेंट फ़ोन कॉल्स जो हुई हैं नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान, उसमें खासी ज़्यादा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो हीटेड एक्सचेंज हुई हैं। बट अगर हीटेड एक्सचेंज नहीं भी हुई तो ये कराइन साफ जाहिर करते हैं कि इस वक्त उनमें वो जो हम आहंगी थी पहले वो नहीं है इस वक्त, क्योंकि उनके इंटरेस्ट इस वक्त मुख्तलिफ हो गए। ट्रंप का इंटरेस्ट ये है कि ये रैप अप हो जाए, बिल्कुल लेकिन एक अच्छी टर्म्स पे हो, जिसको वो एक विक्ट्री के तौर पे दिखा सके, एक नैरेटिव उस पर बिल्ड कर सके। दूसरी तरफ नेतन्याहू का इंटरेस्ट ये है कि जंग चलती रहे किसी न किसी सूरत में। तो यहाँ पे इस वक्त मामलात खड़े हैं। और वो इत्तेफाक की बात ये कि मैं जब 10 दिन पहले चीन गया था जी, उस वक्त भी यहीं पे थे, और अभी भी एक थोड़ी सी मुख्तलिफ सूरत के साथ यहीं पे। सर, जब हम ये बात करते हैं अमूमन जो इसराइल से मुतल्लिक एक बात है कि नेतन्याहू, ज़ाहिर इसमें कोई शक नहीं है कि उनके इक़्तिदार के लिए ज़रूरी है कि ख़त्ते के अंदर जंगें चलती रहें, तो मामला बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन क्या नेतन्याहू के मंज़र से हट जाने के बाद, हुकूमत के ख़त्म हो जाने के बाद भी जो बाद में आने वाला जो भी वज़ीर आज़म होगा इसराइली,
क्या इसी पॉलिसी को आगे कंटिन्यू वो नहीं करेगा? और जैसा कि अभी आपने कहा कि उनके नेशनल इंटरेस्ट में है कि उन्होंने ख़ित्ते के ममालिक को इतना मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग होने ही नहीं देना। फिर उसके बाद ये भी सवाल होता है कि जो अरब ममालिक या बिलखसूस वो ममालिक जो अरब नहीं भी हैं, जब वो अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होते हैं तो फिर वो किस नज़रिए से शामिल होते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है, अहम नुक्ता है। देखिए, नेतन्याहू के अलावा पॉपुलर कौन है इसराइल के अंदर? इवन नेतन्याहू जो है उसकी हुकूमत तो एक कोलिशन गवर्नमेंट है ना, वो उसकी सिर्फ अपनी तो इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं थी उसकी पार्टी की, जी, लिकुद की। तो उसकी पार्टी में कौन है? वो तो उससे भी ज़्यादा बड़े हार्डलाइनर्स हैं। जी, पॉपुलैरिटी तो ये बेन गवीर जैसे लोग जो हैं, बिल्कुल, यू नो, तो पॉपुलैरिटी इस वक्त उससे भी ज़्यादा हार्डलाइनर्स की है वहाँ पे जी, इसराइल में। अगर वो जाता है इक़्तिदार से तो फिर वैसे ही है, उससे भी ज़्यादा कोई हार्डलाइनर ही आएगा। हत्ता कि आर्जी कोई जंगबंदी होती है तो नेतन्याहू पर उसी के इत्तेहादी दबाव डालते हैं कि आप करें, बिल्कुल। अमेरिका ने जो करना है करें, लेकिन आप हमले करें। बिल्कुल। अब वहाँ पे मसला क्या है इसराइल के अंदर? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो इजरायली जो है ना, वो किसी सूरत में सेटलमेंट छोड़ने को तैयार नहीं है, ठीक है। वो उन्होंने तहिया किया हुआ है कि जो सेटलमेंट्स बन गई है, हालांकि ये खिलाफ वर्जी है, वो गैर कानूनी है बहुत ज़्यादा उसमें। वो उस चले अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में तो हैं ही वो गैर कानूनी, लेकिन वो जो खुद उन्होंने मुआहदात किए हुए, जो उन्होंने ओस्लो अकॉर्ड में जो यकीन दहानियाँ करवाई थी, उसके भी खिलाफ है उसका। लेकिन वो नहीं चाहते, अब किसी तरह भी वो नहीं, एक सेटलमेंट छोड़ने को भी तैयार नहीं है। अगर वो सेटलमेंट नहीं छोड़ेंगे जो वो गैर कानूनी तौर पर बनी है सारी, वो तो चाहते हैं कि मज़ीद आगे बढ़ें सेटलमेंट्स, ये चाहते हैं इसराइल के अंदर। तो फिर वो टू स्टेट सोल्यूशन कैसे होगा? तो फिर वो तो टू स्टेट सोल्यूशन नहीं चाहते इस वक्त ना। टू स्टेट के तो वो खुद खिलाफ है। एग्जैक्टली। अब अगर वो टू स्टेट के खिलाफ हैं तो फिर जाहिर है कि फिर दूसरी ऑप्शन क्या है? वो यही है कि ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे किसी न किसी सूरत में, वो दबाए रखें। फिर उनकी दूसरी पॉलिसी ये है कि वो इसराइल के इर्द गिर्द एक बफर बनाएं, जिसको जो है ना, के ऐसे इलाकों में जिन्होंने किया भी है, सीरिया पे के इलाकों पे कब्जा किया, लेबनान के इलाकों पे कब्जा किया, वो चाहते हैं और भी अतराफ में करके तो बस वो बफर क्रिएट करें और बस इसी तरह चलाएं इसको जो है। तो कुछ लोग उसको ग्रेटर इसराइल भी समझते हैं, जो मैं समझता हूँ ग्रेटर इसराइल एक मुख्तलिफ डायरेक्शन है, लेकिन इस हद तक मैं समझता हूँ कि इसराइली चाहते हैं कि बफर्स अपने इस तरह से क्रिएट कर लें चारों तरफ, और कि किसी तरह भी उनको टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ ना जाना पड़े। टू स्टेट सोल्यूशन की अब कोई सपोर्ट नहीं है इसराइल में इस वक्त, कोई सिग्निफिकेंट। तो इसलिए जो है ना, कोई जो वही बात है कि अगर नेतन्याहू जाता है मंजर आम से, तो फिर भी कोई आसार अच्छे नहीं है इसराइल की। बिल्कुल ऐसे है। अब जो दूसरी आपने पहलू जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई, अब्राहम अकॉर्ड्स, तो देखें अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है। अब्राहम अकॉर्ड्स में फिर यही है कि जब मुल्क देखते हैं, दूसरे मुल्क समझते हैं कि जी फिर ठीक है, इतना ताकतवर मुल्क है, इसको अगर फिर और कोई तरीका नहीं है जो है ना, इसके साथ ना तो इंटरनेशनल प्रेशर के से मानता है, ना कोई मिलिटरीली हम इसको डिफीट कर सकते हैं, तो फिर वो कहते हैं ना, अमेरिका में तो कहावत है, इफ़ यू कांट बीट देम जॉइन देम, यू नो। तो फिर वो कहते हैं ठीक है, फिर इसे नॉर्मलाइज करते हैं, क्योंकि रहना तो है, को एग्जिस्ट तो करना है, फिर पीसफुल को एग्जिस्टेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर कुछ मुल्क फिर समझते हैं कि उनके नेशनल इंटरेस्ट में है कि वो फिर एक इतना ताकतवर मुल्क है जिसकी सपोर्ट पे अमेरिका खड़ा है, पूरा वेस्ट खड़ा है किसी लिहाज से। देखिए, इसराइल का आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि इसराइल जो है वो एक वेस्टर्न आउटपोस्ट है इस रीजन में। तो एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है उसका वेस्ट के साथ, सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं। तो फिर वो कहते हैं ठीक है, को एग्जिस्ट करते हैं, चलें अब्राहम अकॉर्ड्स में इनके साथ नॉर्मलाइज करते हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है? अब्राहम अकॉर्ड तो चलें एक नाम दिया गया ना, क्या उससे पहले अरब मुल्कों ने नहीं किया? उससे पहले तुर्किया के उनके साथ ताल्लुकात दहाइयाँ पुराने हैं, इजिप्ट के ताल्लुकात उनके साथ दहाइयाँ पुराने हैं, जॉर्डन के दहाइयों पुराने। तो मतलब इब्राहिम अकॉर्ड से पहले भी तो मुल्कों ने नॉर्मलाइज किया था ना, बहुत सारे अरब मुल्कों ने। तो लेकिन इस नाम से अगर जिस तरह आपने कहा इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि अगर इंटेंशन यही है कि अब्राहम अकॉर्ड के अंदर शामिल होना या उसके बगैर भी उनके साथ एग्रीमेंट करने हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मिलिटरीली बहुत मजबूत हैं, इंटरनेशनल हो, आलमी क़वानीन हो, अखलाक़ी हों, ह्यूमन राइट्स हों,
उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, तो चलिए हमसे कम से कम ये जंग ना करें या अपने तोसी पसंदाना अज़ाइम को हमारी सरहदों तक ना ले आएँ, हम उसके लिए इनके साथ तिजारत कर लेंगे। लेकिन इससे भी क्या कामयाबी मिली है? मिसाल के तौर पर हमारे सामने कतर की एग्जांपल है। अमेरिका सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी देता है, फिर इज़राइल को सपोर्ट भी करता है, कतर के साथ भी उसकी एक मायदे हैं, एग्रीमेंट्स हैं। कतर के अंदर भी जो हमला हुआ, तो क्या अमेरिका अब ये समझ रहा है कि ये जो ताल्लुकात इज़राइल के साथ हैं, जो अमेरिका के इज़राइल से हटकर भी जो दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, वो भी उसके लिए वबाल जान बनते जा रहे हैं इस दोस्ती की वजह से? देखिए, अमेरिका के लिए अमेरिका अभी भी सुपर पावर तो है, बिल्कुल। ठीक है। वो उसमें कैपेसिटी है कि वो जो है बाकी दुनिया के ममालिक भी करते हैं। देखिए ना, मिसाल के तौर पे हमारे कई दोस्त ममालिक हैं जिनके इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात जी। हैं, लेकिन अमेरिका क्योंकि सुपर पावर है तो मतलब बाकी मुल्क ये नहीं कर सकते कि दिफाई ताल्लुकात बहुत ही अच्छे चले, पाकिस्तान के साथ भी रखें और फिर पाकिस्तान इंडिया के साथ भी उसी तरह के उसी लेवल पे शायद नहीं करते, लेकिन एक सुपर पावर कर सकती है। सुपर पावर जो है ना, वो उसके डिफेंस ट्रीटीज जो उनसी एक साइड के साथ हो सकती हैं और फिर दूसरी साइड के साथ भी हो सकती हैं। अमेरिका पहले भी करता रहा। इसराइल के साथ तो देखिए, इसराइल जो है उसकी इसराइल की सिक्योरिटी वो एक कॉर्नरस्टोन है, कहते हैं ना, उनकी फॉरेन पॉलिसी का, उसमें कोई वो नहीं है। इसी तरह जो खलीजी ममालिक हैं, खलीजी ममालिक का तो बिकॉज पहले ये ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट्स होते थे एक ज़माने में सारे, फिर उसके बाद वो ब्रिटिश जब बीच में से निकल गए तो अमेरिका ने एक किस्म की उनकी जगह संभाली, नॉट एज अ उसी सेम रिलेशनशिप में, लेकिन एज अ सिक्योरिटी पार्टनर या सिक्योरिटी गारंटर। यही उन्होंने फिर सऊदी के साथ 1945 में एक क्विंसी पैक्ट किया था, जो किंग अब्दुल अजीज उस वक्त थे, तो वो आज भी चल रहा है। तेहरान की बेस तो उस वक्त दी गई थी 1945 में, ये कोई नई बात तो नहीं है ना, ये तो देखें कब की बात है। तो वो आज भी चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुनियादी फ़र्क नहीं आएगा। इस सारे क्राइसिस के बाद लोग मुबस्सिरीन बहुत से कह रहे हैं कि जी पूरी ही एक वो बदल जाएगी, एक हैत बदल जाएगी इस इलाके की, एक जो है ना एक स्ट्रेटेजिक जो आर्किटेक्चर है। आपको नहीं लगता कि ऐसा? मैं समझता हूँ उसमें तब्दीलियाँ आएंगी, सही, लेकिन अब ये नहीं है कि वो वाइप आउट हो जाएगा और एक नया बनेगा, इस तरह नहीं होगा। सही, एक बुनियादी आर्किटेक्चर वही रहेगा। ये मुल्क जो है वो अमेरिका को ही अपना गारंटर के तौर पे देखेंगे। सही। हाँ, ये करेंगे कि वो साथ ही साथ वो एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी कायम करने की कोशिश करेंगे। तो मल्टी लेयर्ड का मतलब अमेरिका से भी होगी और उसमें कुछ और तहें भी शामिल कर देंगे, जिस तरह सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक किया। तो इसी तरह और भी कई ममालिक हैं, तुर्किया है, इजिप्ट है, उनको भी वो शामिल कर सकते हैं। कोई एक जॉइंट भी मैकेनिज्म बनाया जा सकता है। लेकिन अमेरिका को आप नहीं देख रहे कि पूरी तरह से इस खत्ते से? अमेरिका को मैं इस खत्ते से जाते हुए नहीं देख रहा। सर, आपने अभी गुफ्तगू में भी कहा कि आप चीन से भी विज़िट करके आए हैं, तो चीन से मुतालिक बहुत सी बातें की जाती हैं कि चीन इस वक्त जब आलमी कोई तनाज़ा छिड़ता है, जैसे कि लाइक वेनेज़ुएला के अंदर भी सिचुएशन हुई, तो उसके ऊपर आपने भी ये देखा होगा कि एक तनकीद ज़रूर आई रशिया के ऊपर भी, चाइना के ऊपर भी, कि अपने इत्तेहादियों को उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा जैसे कि अमेरिका करता है। यूक्रेन की एग्जांपल हमारे सामने है। तो ईरान की जो हालिया जंग हुई, वेनेज़ुएला की जो सिचुएशन हुई, ये आने वाले दिनों के अंदर चीन की आप क्या पोजीशन देखते हैं, क्या स्टांस देखते हैं कि वो हम अमेरिका ही की तरह को एग्रेसिव होता हुआ देखेंगे, या उसका मॉडल, उसका तरीक़ाकार एक अलहदा है और सिफारती सतह के ऊपर बयानात और इन्हीं हद तक ही रहना है, या खामोशी से चीज़ें चलती रहेंगी? जी बिल्कुल, अहम सवाल है। मैं समझता हूँ कि देखिए, चीन का एक तो उनकी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका से बहुत मुख्तलिफ है। ठीक है। एक तो वो सुपर पावर नहीं है अभी, इमर्जिंग सुपर पावर हैं, लेकिन अगर जब वो सुपर पावर बनेंगे भी तो वो ज़रूरी नहीं कि अमेरिका को एमुलेट करें, यानी उन्हीं की तरह से सारी चीज़ें चलाएं। उनका अपना ही तरीक़ाकार है। उनके तरीक़ाकार में दो तीन चीज़ें हैं। देखिए, एक तो यूरोपियन जो कॉलोनियल सिस्टम था, या यूएस ने जिस तरह से बेसिस अपनी बनाई और बहुत से मुल्कों पर तसल्लुत भी कायम किया, चीन की 1000 साल तारीख में आपको नज़र नहीं आएगा। वो इस तरह नहीं करते। उनका एक इनवर्ट फोकस होता है। बाकी वो अपने बॉर्डर्स के अराउंड जो है ना, वो चाहते हैं कि जो है ना बस सिक्योरिटी कायम रहे। वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा इंटरवीन नहीं करते वो दूसरों के मामलात में, और जब दूसरों के मामलात में इंटरवीन नहीं करते तो दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट्स में भी इंटरवीन नहीं करते उस तरह से। सही। हाँ, ये बात कि क्या अपने दोस्तों को बचाते हैं, क्या उनके साथ खड़े होते हैं, मैं समझता हूँ बिल्कुल खड़े होते हैं।
ईरान के साथ अगर चीन और रशिया खड़े ना होते तो ईरान जो है ना, जिस तरह से उन्होंने रिटेलिएशन दिखाई है, नहीं दिखा सकता था। वो बहुत मुख्तलिफ सिचुएशन होती है आज। फिर ये मुल्क जो है, ये जाके फिर अमेरिका जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से उनके खिलाफ रेजोल्यूशंस ले आता और सारे मुल्कों पे वो इनकम्बेंट हो जाता कि वो अमेरिका के साथ आगे खड़े हुए हैं वहाँ पे डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली। फिर ये जो आपको नज़र आता है ना, जिस तरह की टारगेट प्रिसिशन इस बार नज़र आई है जंग में, क्योंकि उनको जिस तरह की इंटेलिजेंस प्रोवाइड की गई रशिया की तरफ से, जिस तरह की सैटेलाइट उनको जो है ना रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई चीन की तरफ से। फिर उनकी अगर डिफेंस इंडस्ट्री देखें तो सारी वो चीन की सपोर्ट पे खड़ी है, ईरान की। अगर ये जो उनके मिसाइल्स हैं, ठीक है इंडिजिनस प्रोग्राम्स हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी कहाँ से ली है? कुछ रशिया से, कुछ चाइना से। फिर कंपोनेंट्स कहाँ से आते हैं उसके? ये सारे डुअल यूज़ कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आप उनके इलेक्ट्रॉनिक्स भी शामिल हैं, उनके वो इवन मेटल अलॉयज जिससे वो बनते हैं, उनका फ्यूल। इस पर तो रिपोर्ट्स हैं कि फ्यूल जो है वो, उनकी जो फ्यूल जिस केमिकल से बनता है, वो तो जंग के दौरान भी चीन से आते रहे हैं ईरान को। अगर ये सारी सपोर्ट ना मिल रही होती तो ईरान उस तरह से सस्टेन नहीं कर सकता था ये जो उन्होंने रेजिलियंस या रिटेलिएशन सस्टेन किए। तो मदद वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन अपने तरीक़ेकार से करते हैं। वो ब्लेटेंटली नहीं करते। वो मतलब जो ना एक ख़ास हद तक जाते हैं। वो समझते हैं कि, लेकिन वो ख़ास हद जो थी वो ईरान के लिए काफ़ी थी, क्योंकि बाकी उनकी अपनी भी डिज़ायर है कि इतनी सख्त थी उनमें। तो इसलिए एक तो और मुल्कों को ये समझना होगा कि चीन किस हद तक जाता है, उसके लिहाज से उनसे एक्सपेक्टेशंस वो रख सकते हैं। चीन कभी फौजें नहीं अपनी भेजेगा ना, उस तरह से तो नहीं करेगा। हर मुल्क का अपना ही तरीकाकार, अपनी पॉलिसी तरीकाकार है। चीन ये भी नहीं करेगा कि उनको जिस तरह यूक्रेन में जिस तरह के उन्होंने ओपनली वेपन्स देना शुरू कर दिया, उनको उस तरह से भी नहीं देगा शायद, यू नो। लेकिन सपोर्ट बाकी सिफारती सतह के ऊपर या मिलिटरीली भी, लेकिन ये खामोशी के साथ पसे पर्दा भी उस हद तक कि आपको वेपन्स नहीं देगा, लेकिन लेट्स से जो कंपोनेंट्स हैं डुअल यूज, जो कि टेक्नोलॉजी है, जो इक्विपमेंट उस तरह का है जो कि वो विद इन इंटरनेशनल लॉ के में रहते हुए दे सकते हैं, वो देंगे। ठीक। तो इसी तरह देखें उनका जो तेल है इन सारे मामला में, अगर सैंक्शंस के दौरान चीन ईरान का तेल ना खरीदता तो ईरान की इकॉनमी तो शायद सर्वाइव ना कर पाती ना। तो वो तो उन्होंने किया, जंग के दौरान भी उनके तेल खरीदते रहे हैं। तो चीन के अपने तरीक़ाकार हैं सपोर्ट करने के, उनकी सपोर्ट ज़रा ज़्यादा सेटल होती है। और इसमें ज़ाहिर है जो एक चीज़ होती है कि एक मुफाद, वो तो हर मुल्क के लिए अपना होता है। अगर चीन को अगर कोई सस्ता ऑयल मिल रहा है तो वो क्यों नहीं लेना चाहेगा, और ईरान को अगर उसी ज़रिए से अपनी मईशत को सर्वाइव करना है तो वो क्यों नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो आपके देखें ना, जो कोइंसिडेंस ऑफ इंटरेस्ट है, या जो जिसे आप कहते हैं ना कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, वो तो आम है ना। अगर वो नहीं होगा तो फिर बात सिर्फ ये देखें ना, ये ज़ाती दोस्तियों की तरह तो होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होती। इंटरनेशनल रिलेशंस तो एक मुख्तलिफ तरीके से मुश्तरका मफाद है। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है और हमने कोशिश की है कि पस पर्दा सिफारतकारी की जो पेचीदगियाँ होती हैं आसान अल्फाज में हम खुद भी समझने की कोशिश करें और हमारी मेहमान शख्सियत से आप भी मुस्तफ़ीद हों। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में एक नई शख्सियत के साथ, एक नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे रज़ा अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।